हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम बोर्ड में। दोस्तों आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1। नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ तथा नए राष्ट्र की क्या क्या चुनौतियाँ रहीं। जैसे हमारा भारत जब आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय क्या परिस्थितियाँ थी, कैसे भारत को उन परिस्थितियों से सामना करना पड़ा। जो आज़ाद हिंदुस्तान के जो भी शुरुआती दौर थे, जो आज़ाद हिंदुस्तान के शुरुआती दौर थे, वो कैसे चुनौतियों से भरे थे। और सबसे बड़ी वहाँ चुनौती राष्ट्रीय एकता और अखंडता की थी। हम इसकी चर्चा इस पहले अध्याय में करेंगे। और साथ ही कैसे हमें आज़ादी तो मिली, लेकिन देश का बंटवारा भी हो गया, और बंटवारे के साथ साथ बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, लोग विस्थापित हो गए। एक तरह से कहा जाए तो जो भारत धर्मनिरपेक्ष की धारणा को धारण किए हुए था, उस पर आँच आने लगी थी। इसके बाद बात करेंगे कि देशी रियासतों को भारत संघ में शामिल करने का मसला कैसे हल हुआ, कैसे इस मसले को हल किया गया। क्योंकि उस समय देश के विभिन्न राज्यों में, भारत के विभिन्न कोने में भाषा के आधार पर राज्यों को गठन करने की जो धारणा उग्र हो चुकी थी, उसको कैसे हल किया गया। साथ ही तो ये भी कहा जाए कि लोगों की आकांक्षाओं का ख्याल रखते हुए देश की अंदरूनी सीमा रेखाएं फिर से कैसे तय करनी पड़ी, उसकी बात करेंगे। तो इस समय में हम बात करेंगे राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां तथा उसकी समस्याएं, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। यहाँ बात करेंगे कि सन 1947 के 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, और इसके आज़ाद के साथ ही स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस रात को संविधान सभा को संबोधित किया। और उनके द्वारा जो भी भाषण दिए गए, उन्हें हिंदी में अगर कहा जाए तो भाग्यवधू से चिर प्रशिक्षित भेंट, भाग्यवधू से चिर प्रशिक्षित भेंट, या इंग्लिश में ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। जैसे जब 14 से 15 अगस्त की मध्यरात्रि को भारत आज़ाद हुआ, तो उस आज़ादी के साथ ही हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस रात को संविधान सभा को एक विशेष सत्र को संबोधित किया, और उनके द्वारा जो प्रसिद्ध भाषण दिया गया, उन्हें भाग्यवधू से चिर प्रशिक्षित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा आज़ादी की रात उनके द्वारा जो भी संविधान सभा को संबोधित किया गया, उन्हें किस नाम से जानते हैं, उस भाषण को किस नाम से जानते हैं। तो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी या भाग्यवधू से चिर प्रशिक्षित भेंट। यहाँ अगर सही मायने में कहा जाए तो भारत को हिंदुस्तान का जन्म कठिन परिस्थितियों में हुआ था, क्योंकि उस समय देश में अत्यधिक हिंसा का सामना करना पड़ेगा। देश के विभिन्न भागों में, खासकर पश्चिमी प्रांत में, लोगों की बहुत बड़े नरसंहार का सामना करना पड़ा था। तो यहाँ बात करें, सच कहा जाए तो आज़ाद हिंदुस्तान का जन्म कठिन परिस्थितियों में हुआ था। ऐसी आज़ादी शायद ही किसी और देश को मिली हो जैसे हमें मिली। आज़ादी तो मिली, लेकिन हमें दो कौम के रूप में बंटना पड़ा, एक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रूप में। अब यहाँ बात करें कि स्वतंत्रता का मतलब, जैसे हमें स्वतंत्रता तो मिली, लेकिन स्वतंत्रता का मतलब केवल विदेशी आधिपत्य से मुक्ति पाना नहीं था और नहीं है। ज़रूरी यह था कि राष्ट्रीय एकीकरण का लक्ष्य कैसे सिद्ध हो। जैसे हमारे समझ ये सबसे बड़ी चुनौती थी कि कैसे राष्ट्रीय एकीकरण का जो भी लक्ष्य रखा गया है कि आज़ादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक सरकार के जरिए कैसे चलाया जाएगा, और सबके भले के लिए सरकार कैसे काम करेगी। इस शासन में गरीब और कमज़ोर लोगों का खास ख्याल कैसे रखा जाएगा, उसकी समस्या जो हमारे सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी, सबसे बड़ी चुनौती यही थी। क्योंकि हिंदुस्तान का जन्म जब ऐसी कठिन परिस्थितियों में हुआ था ना, शायद ही कोई ऐसे मुल्क वैसे हालात में आज़ाद ना हुआ हो। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन है राष्ट्र निर्माण का क्या अर्थ है, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि राष्ट्र निर्माण का क्या अर्थ है। ठीक है, यहाँ बात करेंगे कि राष्ट्र निर्माण का अभिप्राय राज्य का संविधान सर्वमान्य हो। अभिप्राय यह है कि राज्य का संविधान सर्वमान्य हो, देश का राष्ट्रीय एकीकरण हो जाए, ताकि किसी क्षेत्र में देशद्रोही शक्तियाँ न पनप सके,
तथा राज्य ऐसी विदेश नीति अपनाए जो उसके राष्ट्रीय हित को सुरक्षित कर सके। राष्ट्र निर्माण का ये अर्थ इसी संदर्भ में देखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ बात करेंगे कि एक अमेरिका के लेखक होते हैं कॉल डायस। अमेरिका के लेखक कॉल डायस के अनुसार राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया कैसे होनी चाहिए, उनके संदर्भ में ये कहते हैं कि जैसे ईंट पत्थर, कहते हैं कि जैसे ईंट पत्थर सीमेंट बालू आदि से भवन आदि का निर्माण होता है, ठीक वैसे ही एक राष्ट्र का निर्माण होता है। वहाँ पाए जाने वाले जो भी विविधताएँ होती हैं उनको सहेज के उच्च तबकों से लेकर निम्न तबकों के जो भी लोग होते हैं उन्हें कैसे मतलब एक तरह से एकता के सूत्र में अखंडता के सूत्र में बांधा जाए, उसकी बात करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संवैधानिक लोकतांत्रिक के साथ लोकतांत्रिक समाजवाद को भी पसंद किया, जिसे निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। कैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लोकतांत्रिक समाजवाद मतलब जो उन्होंने अपनाया उसको हम विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। पहली बिंदु है कि संवैधानिक व्यवस्था। संवैधानिक व्यवस्था क्या मतलब है, मतलब इसके अनुसार हर राष्ट्र राज्य का अपना संविधान होना चाहिए। यहाँ पे राष्ट्र राज्य का मतलब एक देश का अपना संविधान होना चाहिए। यहाँ यद्यपि हमारे संविधान निर्माताओं ने 1935 के भारत शासन अधिनियम से काफ़ी चीज़ों को अपने संविधान में समाहित किया, और यहाँ तक ये बात सही है कि हमने 1935 के भारत शासन अधिनियम से डायरेक्ट नहीं मतलब इनडायरेक्ट उनमें संशोधन करके हम अपने संविधान में काफ़ी चीज़ों को समाहित की हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि राज्य निर्माण, एक राज्य का निर्माण कैसे होना चाहिए। जैसे उस समय हमारे देश में भाषाई आधार पर राज्यों को मतलब निर्माण के लिए जो आंदोलनें हो रहे थे कि जिस राज्य में जिस भाषा का मतलब ज़्यादा बहुसंख्यक हो उसको उसी आधार पर राज्य का निर्माण किया जाना चाहिए। तो यहाँ बात करें कि राज्य निर्माण अर्थात एक राष्ट्र निर्माण, हमारा भारत संघीय व्यवस्था की परिपाटी को अपनाया हुआ है। इसमें केंद्र के साथ साथ राज्यों को भी समर्थन प्राप्त है। ठीक है, नेहरू कनाडा रूपी संघीय व्यवस्था के समर्थक थे। हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कनाडा में संघीय रूप था उसके बहुत बड़े समर्थक थे, इसलिए उन्होंने केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया। हमारे भारत में केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में केंद्र के साथ साथ राज्य को भी अधिक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। ठीक है, यहाँ राज्य निर्माण का मतलब ये भी है कि उस समय अभी बोला हमने कुछ समय पहले बोले कि भाषा के आधार पर राज्यों को निर्माण करने की जो होड़ चली हुई थी उसके मसले को कैसे सॉल्व किया जाए, ये बहुत बड़ी समस्या थी। साथ ही यहाँ बात कर रहे हैं, साथ ही 1953 में भाषा के आधार पर तेलुगु भाषी लोगों के लिए आंध्र प्रदेश मिला, और ये एक पहला राज्य था कि जो भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य था। इसकी भाषा तेलुगु थी। इसका गठन 1 अक्टूबर 1953 को किया गया। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन कई बार बना हुआ है कि आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में हुआ। आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा थी, तो तेलुगु भाषा थी। उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी कर्नूल थी, अभी अमरावती है। उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी कर्नूल थी। ठीक है, और ये भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन था, आंध्र प्रदेश था। भाषा कौन सी थी, तो तेलुगु थी। यहाँ हम इसके एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट को पढ़ेंगे आगे कि आंध्र प्रदेश या देसी रियासतों का भारत में विलय, तब वहाँ पे हम चर्चा करेंगे इस पूरे टॉपिक को। अभी ये संक्षिप्त विवरण हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट है सामाजिक व आर्थिक न्याय, क्योंकि जैसे हमें पढ़े थे कि हमें मतलब आज़ादी मिली, लेकिन हमें आज़ादी के साथ साथ मतलब ये भी एक बहुत बड़ी मतलब चुनौती थी कि सबके भले के लिए काम सरकार कैसे करेगी, कैसे गरीबों और कमज़ोरों का खास ख्याल रखा जाएगा। इसके संदर्भ में क्या होता है कि इस निम्न बिंदु हम वही जानने का प्रयास करेंगे। कह रहे कि देश में रहने वाले पिछड़े दुर्बल वर्गों का विकास जरूरी था, इसलिए संविधान में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों तथा सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। हमारे जो भी संविधान सभा के मेंबर थे उन्होंने भविष्य की कामना करते हुए इन सभी चीज़ों को संविधान में समाहित किया। ठीक है, यहाँ बात करेंगे
आगे देखते हैं। आगे शिक्षा व कानूनी व्यवस्था। ठीक है, कैसे शिक्षा व कानूनी व्यवस्था जो भी भाषा है उसको कैसे आधार दिया जाए। तो यहाँ बात कर रहे हैं कि यहाँ देखते हैं, यह भी कहा गया है कि जो लोग शिक्षित हों, इसलिए जो लोग शिक्षित हों, साथ ही संविधान में अनुच्छेद 343 में कहा गया कि 26 जनवरी 1956 के बाद क्या होता है कि 26 जनवरी 1956 के बाद लिखी हिंदी भाषा को, जो देवनागरी में हिंदी भाषा लिखी गई है उसको राजभाषा बना दिया जाएगा। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि राजभाषा का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो राजभाषा का संबंध अनुच्छेद 343 से है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये बनता है कि राजभाषा कानून कब बना दिया गया। तो राजभाषा कानून 1963 में बनाया गया। अब यहाँ बात करेंगे कि जैसे राज्य के निर्माण के बारे में हमने पढ़ा था, तो यहाँ इसी संदर्भ में बात करेंगे कि कैसे राज्यों को भी एक लोक कल्याण राज्य की स्थापना हेतु अपने मतलब लोगों के संदर्भ में जो भी मतलब वो योजना चलती है उसके माध्यम से उन्हें कैसे संवारा जाएगा। यहाँ बात करें, यहाँ तक कि अनुच्छेद 44 में यह कहा गया कि राज्य देश में समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो, लेकिन देश में धर्मों की प्रक्रिया को देखते हुए इसे लागू नहीं किया जा सकता। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। लेकिन हमारा देश एक विविधताओं से भरा देश है, इसलिए इसको देखते हुए अभी इसे लागू नहीं किया जा सका है। ठीक है, यहाँ बात करेंगे कि विदेश नीति। विदेश नीति में बात करेंगे कि राज्य को ऐसी विदेश नीति अपनानी चाहिए जो राष्ट्र हित के अनुकूल हो। सही मायने में नेहरू जी ने विविधता में एकता के तत्व को परिभाषित किया। यहाँ क्वेश्चन आप अपने आप से सॉल्व कीजिएगा या इसको कल टॉपिक में हम इसको पूरी तरह से डिटेल में पढ़ेंगे कि भारत में विविधता में एकता है, इसका क्या अर्थ है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि भारत में विविधता में एकता है, इसका क्या अर्थ है। साथ ही भारत में विविधता में एकता है, इसको स्पष्ट कीजिए। तो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।